नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 15 सितंबर है और संडे का दिन है। तो आज हम डेली न्यूज़ डिस्कशन में राष्ट्रीय संस्करण के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ और एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला है, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का आ गया है समय, अमित शाह ने ये बोला है। फिर देखेंगे, कम वजन वाले स्वदेशी टैंक जोरावर का प्रारंभिक परीक्षण सफल हुआ। उसके बाद देखेंगे, भारत को चीतों के नए बैच के लिए केनिया से मंजूरी का इंतज़ार। उसके बाद है, पृथ्वी के आंतरिक कोर का रहस्य। फिर देखेंगे, मोदी सरकार 3 के 100 दिन में 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। फिर है, अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स वहीं से राष्ट्रपति चुनाव में करेगी मतदान। उसके बाद है, एमईपी हटने से 10% बढ़ेगा चावल का निर्यात, 500 रुपये बढ़े धान के भाव। फिर देखेंगे लास्ट में, नासा की दूरबीन ने देखा अंतरिक्ष में नया मिनी चंद्रमा। तो स्टार्ट करते हैं, पहला न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। कल चूँकि 14 सितंबर था और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसी अवसर पर प्रोग्राम हुआ था और उसमें उन्होंने, अमित शाह ने कहा कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है और उन्होंने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने के साथ 10 से अधिक देशों की द्वितीय भाषा बन चुकी है। मतलब सेकेंडरी भाषा के रूप में जो है 10 देश में वह हिंदी के रूप में बोला जा रहा है। और फिर उन्होंने एक शब्दकोश तैयार किया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया कि हिंदी शब्द सिंधु नाम से शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। ये बहुत एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि कौन सा जो शब्दकोश है हिंदी के लिए वो तैयार किया जा रहा है। तो हिंदी शब्द सिंधु है और यह अगले 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बन जाएगा। इस अवसर पर शाह ने भारतीय भाषा अनुभाग का भी शुभारंभ किया। इन्होंने और कहा कि आने वाले समय में यह सभी भारतीय भाषाओं की सुरक्षा का केंद्र बनेगा। मतलब एक तरह से कस्टोडियन के रूप में हिंदी भाषा जो है वह सभी भाषाओं के रूप में यह काम करेगा। शाह ने साफ किया कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच कई प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती, वे एक दूसरे के पूरक हैं। जो दो भी लैंग्वेज हैं वो सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की मोदी सरकार की नीति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो अपनी भाषाओं की रक्षा नहीं कर पाते वो अपने इतिहास, साहित्य और संस्कार से कट जाते हैं। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप मेंस में कोटेशन में डाल सकते हैं। मातृभाषाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा की अहम कड़ी बताते हुए कहा कि जिस दिन हम अपनी भाषाओं को गंवा देंगे उस दिन देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ करते हुए शाह ने कहा कि यह विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करने का काम करेगा। तो भारतीय भाषा अनुभाग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपको बता दें कि राजभाषा आयोग जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे है, इसके तहत हिंदी के किसी भी लेख, भाषण या पत्र का भावानुवाद देश की सभी भाषाओं में किया जाएगा और इसी प्रकार देश की सभी भाषाओं में के साहित्य, लेख, भाषणों का अनुवाद हिंदी में होगा। हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश में सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों को समाहित किया जा रहा है। इसमें मतलब विभिन्न जो भाषाएं हैं सबको इसमें जो है समाहित किया जाएगा। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की नीति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में मेडिकल शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार कर लिया गया है। मतलब जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में जो मेडिकल की जो पढ़ाई होगी उसके लिए जो है जितना भी सिलेबस है उसको ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि एमपी में तो ये पढ़ाई स्टार्ट भी हो गई है। इसी तरह से भारत की 13 भाषाओं में इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम तैयार करने का काम जारी है। मतलब 13 भाषाओं में इंजीनियरिंग के लिए पाठ्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में हिंदी अनुसंधान की भी भाषा होगी। कहने का मतलब ये है कि अभी जो है हिंदी में रिसर्च नहीं होते थे, लेकिन आने वाले टाइम में हिंदी में भी रिसर्च किया जाएगा। राजभाषा की हीरक जयंती के अवसर पर अमित शाह ने स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का भी लोकार्पण किया। हीरक जयंती जो है हिंदी राजभाषा की 75 वर्ष हो चुकी है और उसी पे हीरक जयंती मनाया गया है।
और इस अवसर पर राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। इसमें मोदी जी का भी एक स्टेटमेंट है, उसको भी हमें देखना चाहिए। इन्होंने बोला है, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, यह जड़ नहीं हो सकती। जिस तरह जीवन में चेतना होती है उसी तरह भाषा में भी होती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे हिंदी भाषा समझ में नहीं आती तो मैं लोगों को तक कैसे पहुँच पाता या उनसे कैसे जुड़ पाता। आप जानते हैं कि मोदी जी कहीं भी जाते तो हिंदी भाषा में ही वो संवाद करते हैं लोगों से, और वहाँ तक लोगों से हिंदी में ही जनरली वो वार्तालाप करते हैं, तो वो लोगों से एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं हिंदी के थ्रू ही। और उन्होंने आगे बोला कि मैं व्यक्तिगत रूप से हिंदी भाषा की ताकत को जानता हूँ। तो ये था हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का समय आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कम वजन वाले स्वदेशी टैंक जोरावर, इसको आप ध्यान रखिएगा, जोरावर का प्रारंभिक परीक्षण जो है सफल हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं। और जैसलमेर में कम वजन वाले टैंक जोरावर का प्रारंभिक परीक्षण सफल हुआ, तो जैसलमेर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत में बने कम वजन वाले टैंक, ये तो कम वजन का है, पहला ये चीज़ देखना है। और ये टैंक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये टैंक है। जोरावर का राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर जिले में प्रारंभिक परीक्षण किया गया, जो कि सफल रहा। फायरिंग प्रदर्शन में टैंक ने सभी टारगेट पूरे किए। हल्का होने के कारण इसे लद्दाख जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पहुंचना आसान होगा। तो ये अगर सफल हो गया और अगर ये आर्मी में आ जाता है तो ये हमें दुर्गम इलाकों में जैसे लद्दाख हो गया और कुछ कश्मीर के जो क्षेत्र हैं उसमें हम लोग इसको डाल सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि जोरावर को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की इकाई, लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने लार्सन टर्बो के साथ सहयोग किया है। L&T और DRDO ने मिलकर इसको तैयार किया है। इसे खासकर चीन के 35 वजन वाले टैंक ETQ है, ETQ टाइप 15 के लिए इसके काउंटर में इसको तैयार किया गया है। जोरावर को ETQ 15 जो कि चाइना का है उसके लिए, उसके अगेंस्ट में तैयार किया गया है। 2.5 वर्षों से कम समय में 25 टन वजन वाले टैंक जोरावर को डिजाइन करने के साथ ही उसका पहला प्रारूप तैयार कर लिया गया है। सभी परीक्षणों के बाद वर्ष 2027 तक इसे भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जोरावर को जो है 2027 तक भारतीय सेना में इसको शामिल कर लिया जाएगा। जोरावर के सफल प्रारंभिक परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय सेना सहित सभी भागीदारों को इन्होंने बधाई दी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। भारत को चीतों के नए बैच के लिए केनिया से मंजूरी का इंतजार। अब तक आप जान रहे हैं कि जो भी चीते आए हैं वो 2 कंट्री से आए हैं, नामीबिया से और अफ्रीका से। अब नेक्स्ट खेप जो आएगा वो केनिया से आएगा। तो इसको चलो देख लेते हैं हम लोग। भारत में प्रोजेक्ट चीता एक्चुअली चल रहा है और प्रोजेक्ट चीता पहल को 2 साल पूरे होने वाले हैं। ये 2022 में स्टार्ट हुआ था। इस बीच केनिया से चीतों का नया बैच लाने के लिए MOU प्रक्रिया प्रगति पर है। MOU बेसिकली क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो यह MOU जो है वो कार्य प्रगति पर है। भारत ने अपने हिस्से को अंतिम रूप दे दिया है और अफ्रीकी देश ने इसे मंजूरी का इंतजार है। उसके बाद दोनों सरकारें MOU पर हस्ताक्षर कर लेंगी। आप इसमें ये देख लिए कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है जो कैट के जो भी प्रजाति हैं उसके बचाव के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA ये बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस है, यह काम करती है। और इसके महानिदेशक जो हैं SP यादव हैं, और इन्होंने हाल ही में बताया कि गुजरात के बुन्नी घास के मैदानों में बनाए जा रहे प्रजनन केंद्र के लिए चीतों को केनिया से भी भारत में लाया जाएगा। यानी जो है गुजरात के बुन्नी घास का एक मैदान है, वहीं पे प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, जो कि जो भी केनिया से लाए जाएंगे चीते उसको यहाँ पे प्रजनन के लिए रखा जाएगा। बिग कैट के पहले अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण के हिस्से के रूप में अब तक 20 चीतों को मध्य प्रदेश से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। अब तक जो है 20 चीता को लाया गया है जो कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। हालांकि इसमें कुछ चीते मर भी गए थे। पहले ये देख लेते हैं कि 20 में से जो 8 नामीबिया से लाए गए थे और 12 जो है दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। भारत में आने के बाद 8 बेस्ट चीते जिसमें 3 मादा और 5 नर जो है मर चुके हैं। हालांकि भारत में 17 शावकों को भी जन्म दिया है और फिलहाल जो जीवित हैं 12 हैं, और इससे कूनो में जो टोटल जो चीतों की संख्या हो गई वो 24 हो गई है। तो ये आप ध्यान रखें, कूनो में जो भी है 24 चीतों की संख्या हुई है।
आगे भी भारत सरकार इसके विस्तार पे काम कर रही है। फिर हम देखेंगे एक एडिटोरियल है, पृथ्वी के आंतरिक कोर का रहस्य। आंतरिक कोर के रहस्य के बारे में आप जानते हैं कि पृथ्वी के 3 लेयर होते हैं, जिसमें पहले होता है सीमा, फिर होता है सियाल और फिर होता है नीफे। तो कोर जो होता है, नीफे होता है, इसमें निकेल और फेरस होता है। सियाल हो गया सिलिका एल्युमिनियम और सीमा हो गया सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये 3 लेयर होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, हमारे पैरों के नीचे लगभग 2890 किलोमीटर की दूरी पर तरल धातु की एक विशाल गेंद है। एक गेंद के रूप में है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जो कि लगभग 3000 किलोमीटर दूरी पर है। यह हमारे ग्रह का आंतरिक कोर, जो कि सबसे भीतरी भाग है। विज्ञानी पिछले काफ़ी समय से इस आंतरिक भाग के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि पूरा एक सटीक जानकारी अभी तक नहीं स्पष्ट आ पाई है, तो इसलिए हमेशा जो है रिसर्च ये चलता रहता है। भूकंप द्वारा उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का उपयोग कोर के आकार और संरचना को देखने के लिए किया जाता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि भूमध्य रेखा के चारों ओर कोर का डोनट मोटे छल्ले जैसे पेस्ट्री के आकार में होते हैं, बेसिकली इसको डोनट बोलते हैं, कि आकार का क्षेत्र है जो कुछ 100 किलोमीटर मोटा है, जहां भूकंपीय तरंगें कोर के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 2% धीमी गति से यात्रा कर रही है। विज्ञानियों को लगता है कि इस क्षेत्र में सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे अधिक हल्के तत्व हैं। ये तत्व कोर के माध्यम से बहने वाली तरल धातु की विशाल धाराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। भूकंप द्वारा उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के अधिकांश अध्ययन बड़ी प्रारंभिक तरंगों को देखते हैं, जो भूकंप के बाद 1 घंटे या उससे अधिक समय में दुनिया भर में यात्रा करती है। पिछले अध्ययनों में ने निष्कर्ष निकाला था कि बाहरी कोर की छत की चारों ओर हर जगह तरंगें अधिक धीमी गति से चलती है। शोधकर्ताओं ने ताज़ा अध्ययन में दिखाया कि कम वेग वाला क्षेत्र केवल भूमध्य रेखा के पास है। तो कम वेग जहाँ भी है वो भूमध्य रेखा के पास में ही जो कि है कम वेग वाला क्षेत्र है। पृथ्वी के बाहरी कोर का अर्धव्यास लगभग 3480 किलोमीटर है। तो पृथ्वी का जो बाहरी कोर का जो रेडियस है, बेसिकली इसका जो रेडियस है वो 3480 किलोमीटर है। इसमें मुख्यतः लोहा और निकल, जो मुझे नीफे जो मैंने बताया 3 जो बताया, तो सबसे नीचे जो है वो नीफे है, निकल और लोहा फेरस। इसमें सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन जैसे हल्के तत्व के कुछ अंश भी होते हैं। बाहरी कोर का निचला हिस्सा ऊपर से ज़्यादा गर्म होता है। तापमान के अंतर के कारण तरल धातु उबलते पानी की तरह हिलता है। अगर बाहरी कोर में हर जगह एक सामग्री भरी हुई है तो भूकंपीय तरंगों को भी हर जगह समान गति से यात्रा करनी चाहिए। तो ये तरंग डोनट के आकार वाले क्षेत्र में धीमी क्यों हो जाती है? इसका रीज़न जो है, वैज्ञानिकों को लगता है कि इस क्षेत्र में हल्के तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण तरंगें धीमी हो जाती है। बाहरी कोर में एक और ग्रह स्तरीय प्रक्रिया भी काम कर रही है। पृथ्वी का घूर्णन व छोटा ठोस आंतरिक कोर बाहरी कोर के तरल को उत्तर दक्षिण दिशा में चलाने वाली लंबी भंवरों में व्यवस्थित करता है। इन भंवरों में तरल धातु की अशांत गति, जिसे जियोडायनमो बनाती है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह को विकिरण से बचाता है, जिससे सतह पर जीवन संभव होता है। बाहरी कोर की बनावट का विस्तृत दृश्य हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगा। ये बेसिकली ज्योग्राफी के जो ऑप्शनल विषय के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए यह इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। फिर देखते हैं, मोदी सरकार 3 के 100 दिन में 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इनको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है कि हमारा जब 100 साल पूरा हो जाएगा स्वतंत्रता का, तो हम विकसित राष्ट्र के रूप में कहलाएंगे। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन के लिए पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने तीसरे कार्यकाल के लिए पहले 100 दिन में, अभी एक साल में 365 दिन होते हैं, तो अगर स्टार्टिंग के 100 दिन के लिए उन्होंने 3 लाख करोड़ का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। और सरकार ने बुनियादी ढांचे में 15 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है। पिछले महीने पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में 76,000 करोड़ रुपये की लागत वाली बधावन बंदरगाह परियोजना, ये आप ध्यान रखिएगा,
बधावन बंदरगाह परियोजना जो है महाराष्ट्र के पालघर जिले में यह चल रही है और कई अन्य विशाल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। केंद्रीय बजट में राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली संयंत्रों सहित बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। इससे विकास की रफ्तार और तेज होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सरकार ने अगले दशक में बंदरगाहों की क्षमता और बुनियादी ढांचे के लिए मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ये ध्यान रखिएगा, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के लिए के तहत पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन पिछले एक दशक में 8 गुना से अधिक बढ़कर वर्ष 2025 में 2.7 लाख करोड़ रुपया हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में पिछले एक दशक में 8 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुआ है और 2.7 लाख करोड़ रुपया इसका एस्टिमेशन हो गया है। अगले 3-4 वर्षों में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की लगभग 55,000 करोड़ रुपये से 60,000 करोड़ रुपये हो गया। तो सारे जगह ही है मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित देश बनाने का, तो उसी के तहत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स वहीं से राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगी। आप जानते हैं कि अभी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका में 2 पार्टियां बेसिकली होती हैं, एक डेमोक्रेटिक होती हैं और एक रिपब्लिकन पार्टी है। 2 वहाँ पे पार्टी हैं। डेमोक्रेटिक के जो उम्मीदवार हैं वो हैं कमला हैरिस और रिपब्लिकन के हैं, आप जान रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति वहाँ के रह चुके हैं। तो ऐसे में ही न्यूज़ निकल कर आया है कि सुनीता विलियम्स के साथ एक और भी उनके साथी हैं, बिलमोर करके उनका नाम है, तो दोनों वहीं से मतदान करेंगे। और सुनीता विलियम्स ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि एक नागरिक के रूप में मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिलमोर ने कहा कि मैंने मतपत्र के लिए अनुरोध भी भेज दिया है। जून में स्टारलाइनर के अंतरिक्ष यान से ISS गए नासा के दोनों अंतरिक्ष यान में कुछ समस्याएं आने के कारण वापस नहीं लौट पाए थे। उन लोग समस्या कुछ आ गई थी तो वो वापस नहीं आ पाए थे और पिछले सप्ताह स्टारलाइनर धरती पर लौट आया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नासा के अंतरिक्ष यात्री केट रूम्बिस ने 2020 में अंतरिक्ष से उन्होंने बोट किया था और इससे पहले भी 1997 में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से जो है मतदान किए थे। और टेक्सास की विधायिका ने बिल पास कर नासा कर्मचारियों को अंतरिक्ष से मत देने का अधिकार दे दिया था। तो ये बेसिकली इसमें यही कि सुनीता विलियम्स जो हैं वो वहीं से मतलब अंतरिक्ष से ही वो वोट करेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है MEP हटने से 10% बढ़ेगा चावल का निर्यात। MEP क्या होता है? बेसिकली मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जिसे बोलते हैं। MEP को मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। एक होता है MSP, ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये किसानों को दिया जाता है और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम सामान को एक्सपोर्ट करते हैं तो इसके लिए इसके संदर्भ में ये आता है। तो अभी क्या है, केंद्र सरकार की ओर से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाए जाने पर चावल उद्योग को लाभ तो होगा ही, विदेशी बाजार में भारतीय बासमती चावल की मांग बढ़ेगी, इससे निर्यात में तेजी आएगी। इसका असर फैसले के अगले दिन ही दिखाई दिया। 1509 किस्म के धान के भाव 500 रुपया तक बढ़ गए थे। तो एक्सपोर्ट हम लोग किए तो उससे हमारा जो है भाव बढ़ गया। पिछले साल भारत ने 5.3 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात किया था। इसमें 1.86 मिलियन टन जो है मैक्सिमम जो है हरियाणा से ये निर्यात हुआ था। यानी देश भर से निर्यात होने वाले कुल बासमती में से 35% जो है हरियाणा में ही इसकी हिस्सेदारी रही थी। और देख लेते हैं 1 मिलियन टन चावल अब भी स्टॉक में है, ये भी ध्यान रखने की बात है। बासमती निर्यात में आई बाधाएं और धान की बम्पर पैदावार की वजह से पिछले साल निर्यातकों के पास बासमती चावल स्टॉक बचा हुआ है। अभी भी 1 मिलियन चावल स्टॉक में है। मांग और सप्लाई में असंतुलन की वजह से खरीदा गया कुछ चावल स्टॉक में रह गया है, इसका असर दिखना भी शुरू हो गया। तो बेसिकली ये है कि हम लोग MEP हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत थी कि MEP को हटाए जाने से चावल उद्योग में जो भी किसान लगे हुए हैं उनको फ़ायदा हुआ है और इसके दाम भी बढ़े हैं। बासमती राइस बेसिकली हम लोग निर्यात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली था। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये लास्ट है हमारा आज का।
नासा की दूरबीन ने देखा अंतरिक्ष में नया मिनी चंद्रमा। इसको देख लेते हैं। आपको पता है कि चंद्रमा उसे कहते हैं जो पृथ्वी की चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं चंद्रमा। तो देख लेते हैं। नासा के दूरबीन ने एक नए मिनी चंद्रमा को देखा है। दरअसल पृथ्वी के निकट आने वाले कभी कभी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसकर इसका चक्कर लगाने लगते हैं। मैंने आपको बोला ना, जो पृथ्वी के जो चक्कर लगाते हैं उसको चंद्रमा बोलते हैं। इन्हें मिनी चंद्रमा भी कहा जाता है। हाल ही में ऐसा ही एक चंद्रमा दिखा है जो अब तक अज्ञात था। यह एक चट्टानी पिंड है जो बृहस्पति ग्रह के पास एक छोटे क्षुद्र ग्रह का चक्कर लगा रहा है। यह खगोलीय पिंड अमेरिका के मैनहट्टन से हल्का चौड़ा है। तो अमेरिका का एक ऐसा देखा गया कि अमेरिका का जो एक शहर है मैनहट्टन, उससे हल्का चौड़ा है जो यह खगोलीय पिंड जो दिखा है। अगर इस चट्टानी उपग्रह की एक चंद्रमा के रूप में पुष्टि हो जाती है तो यह अब तक देखा गया सबसे छोटा चंद्रमा होगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अनुसार क्षुद्र ग्रह 2024 PT5 सिर्फ 33 फीट लंबा है। यह जो है 33 फीट लंबा है। खगोलविदों के अनुसार अनुमान है कि नष्ट होने से पहले यह 29 सितंबर से 25 नवंबर तक पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। इसे मिनी मून की खोज लगाएगा। इस मिनी मून की खोज नासा के लूसी मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने की है। जो ये जो नासा के जो लूसी मिशन पे जो काम कर रहे थे उसी वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लूसी मिशन के तहत कुछ ट्रोजन क्षुद्र ग्रह खगोलीय चट्टानों के 2 विशालकाय समूह जो बृहस्पति के चारों ओर स्थित हैं पर अध्ययन करने के लिए स्पेस प्रोब को अंतरिक्ष में भेजा है। लूसी प्रोब को 16 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। लूसी को बीच में यह मंगल और बृहस्पति के मध्य यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कुछ देर के लिए रुकेगा। आपको पता होगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह होते हैं। सिर्फ 5 किलोमीटर चौड़ा मिनी मून है। तब तक वैज्ञानिक इन रहस्यमयी क्षुद्र ग्रह के बारे में और अधिक अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि प्रोब किस स्थान पर सबसे उपयोगी साबित होगा। नए खोजे गए उपग्रह का व्यास करीब 5 किलोमीटर है। जो नया जो खोजा गया उसका व्यास जो है 5 किलोमीटर, यानी इसका रेडियस जो है 2.5 किलोमीटर के आसपास होगा। यह करीब 27 किलोमीटर चौड़े क्षुद्र ग्रह से 201 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खोज के समय क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से 772 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित था। किसी भी ठोस प्राकृतिक वस्तु जो किसी ग्रह क्षुद्र ग्रह का चक्कर लगाती है के लिए चंद्रमा शब्द का प्रयोग किया, तो मैंने बता ही दिया आपको। खगोलीय अनुसंधान संस्थान हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स की शोधकर्ता फेडेरिका स्पोर्टो ने कहा कि 2024 PT5 ये जो नाम इसका रखा गया है से वैज्ञानिकों को उन चट्टानों के बारे में जानकारी मिलेगी जो पृथ्वी के करीब घूमती रहती है। इनमें वो शामिल हैं जो कभी कभी पृथ्वी से टकरा जाती हैं। नासा के स्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम या एटलस ने 7 अगस्त को इस क्षुद्र ग्रह को खोजा था। नासा के जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला में सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के निदेशक पाल चोडास ने कहा कि पृथ्वी का नया मिनी मून वास्तविक चंद्रमा का छोटा टुकड़ा हो सकता है। तो ये न्यूज़ था। और अब तक जो है 200 से अधिक चंद्रमा अब तक खोजे जा चुके हैं और जिसमें क्षुद्र ग्रह के चंद्रमा शामिल नहीं है, लेकिन इनके वास्तविक संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। वहीं आज तक अनुमानित कुल 25,000 में से 11,000 ऐसे क्षुद्र ग्रह की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अभी भी पृथ्वी के निकट की खतरनाक चट्टानों हैं। शोधकर्ता सिर्फ कुछ पल के लिए इसे पिंड को देखने में सक्षम थे, इसलिए इसका कक्षीय पथ अनिश्चित है। तो इस तरह आज हम लोगों ने पूरा डिस्कशन देख लिया जो भी इम्पोर्टेंट थे राष्ट्रीय संस्करण के। तो धन्यवाद।